हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 9 हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसमें हम जानेंगे जो आपकी जो बुक है उसमें टोटल 14 यहाँ पे जो अलग अलग देश है उन्होंने यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स यहाँ पे बना रखे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, जिन्हें हम बोलेंगे रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये क्या होते हैं और ये 14 ऐसे कोऑपरेशन कौन कौन से हैं वो अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सबसे पहले ये जो लाइन का मीनिंग समझेंगे। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल मतलब क्या? रीजनल मतलब रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा, उसमें जितने भी देश है, पूरी धरती पे मैं बात कर रही हूँ उसमें जितने भी देश है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं। इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक दृष्टि, पैसे से जो रिलेटेड होते हैं, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक रीत्या यहाँ पे एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट यानी कि एक दूसरे को मदद करके सभी के सभी देश क्या करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, सबको यहाँ पे फायदा मिले इकोनॉमिक दृष्टि, इसके लिए यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज वन वे टू अकम्प्लिश अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो रीजनल इकोनॉमिक, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूं आपको। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, नियर बाय कंट्रीज, मतलब कि जो पास पास आने वाले जो देश है, एक सेकेंड, ये ऐसे पास पास आने वाले जिनकी बाउंड्री एक दूसरे से के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे देश क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक एक ग्रुप बना के एक साथ यहाँ पे काम करते हैं, ताकि ट्रेड को यानी कि व्यापार को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा मिले, बैंकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो बस कुछ फैक्टर्स है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको जिनके जिन पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, निवेश बढ़ा सकते हैं, अगर यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा तो। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं और ज्यादा आसानी से आसान लैंग्वेज भाषा में अगर बताना चाहूँ तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी देश होते हैं वो एक दूसरे को मदद करते हैं, ताकि जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो और ज्यादा आसानी से यहाँ पे कर सके, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है उसको कम कर सके, और कुछ कॉमन रूल्स बनाती है। ठीक है, कुछ कॉमन रूल्स बनाती है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। उस पर्टिकुलर रीजन में जो वहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है, वो देश अगर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो उनको यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस में यहाँ पे आसानी दी जाती है, तो जिसकी वजह से वो आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और अगर व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ना, सब सभी चीजें तो ट्रेड से जुड़ी हुई होती है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलग अलग रीजन में बनाए गए हैं। और ज्यादा अगर इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ कि किस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वजह से हमारे देश जो है डेवलप बनता है, तो ज्यादा एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी जो बैंकिंग कंटेक्स्ट में। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको कि एक इंडियन कंपनी है, सॉरी, एक इंडियन कंपनी है, उसने क्या किया, उसने मान लीजिए वो शुगर बनाती है, ठीक है, या कोई भी गुड्स बनाती है, तो कोई भी गुड्स बना के उसने बांग्लादेश को यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जबकि ये दोनों जो देश है ना, वो हमें पता है कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आते हैं, एक बहुत सारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे है, हमारा सार्क करके उसमें भी है। तो यहाँ पे ये दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के साथ इनकी अग्रीमेंट बनी हुई है किसी रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड, इन दोनों को लिए व्यापार करने के लिए जो ट्रेड रूल्स है वो आसान बना दिए गए होंगे। या मान लीजिए कि अगर इंडियन कंपनी का जो, मतलब जिस जो आदमी है जो इंडियन कंपनी में है, जिसने यहाँ पे चीजें बना के बांग्लादेश को बेची है, तो उस वो गया अपने बैंक के पास अगर लोन लेने के लिए, तो अब बैंक को पता है कि इसके प्रोडक्ट जो है वो बांग्लादेश में बिकने वाले हैं और बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा खासा रिलेशन है, तो इसके प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं आएंगे। ये जो बता रहा है ना कि 3 महीने बाद मेरे प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, तो 3 महीने बाद मेरा इतना पैसा आ जाएगा, तो बैंक को यहाँ पे भरोसा हो जाता है कि ठीक है, कस्टमर के पैसे तो आने वाले हैं, तो मतलब हमारा लोन जो है वो एनपीए नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैंक आसानी से यहाँ पे उसको ट्रेड फाइनेंस दे देगी। तो साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है वो आसान हो जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी उसको जल्दी से मिल जाएगी। ये क्या होता है, नहीं आगे मैंने पहले भी बोल रखा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आगे भी मैं आपको जब आएगा टॉपिक
डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करेंसी एक्सचेंज है ना, करेंसी एक्सचेंज में भी आपको हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं कि अगर हम लोग रीजनल इकोनॉमिक तहत के इस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे अगर व्यापार करते हैं तो जो व्यापार है दो देशों के बीच में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा बिजनेस यहाँ पे फ्लरिश करते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, दूसरा अगर एग्जांपल आपको हम अगर देना चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब व्यापार करते हैं दो देश जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेड रूल्स आसान हो जाते हैं, मैंने बहुत बार बोला। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले ले, तो मान लीजिए एक नेपाली सिटीजन है जो इंडिया में काम करता है, ठीक है। ये एक नेपाली आदमी है जो इंडिया में आया, वो इंडिया में काम करता है और इंडिया में कमा के पैसे अपने घर भेजना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में भी यहाँ पे कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन की वजह से यहाँ पे क्या फायदा हो जाएगा कि बैंकों के पास एक अरेंजमेंट रहता है कि वो क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर करेगी आसानी से, ठीक है। मनी भी अगर पैसे भी अगर नेपाल में पहुंचना चाहे तो बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं और कम से कम खर्चे भी पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के फायदे हैं। और हम सबको पता है कि किसी भी चीज का फायदा हो, जो फायदा होता है वो इवेंचुअली एंड यूजर को यानी कि हम जैसे लोगों को ही होता है। फिर आता है आपका अगला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, लेकिन एक दो मैंने यहाँ पे निकाले हैं क्योंकि हम बैंकिंग में काम करते हैं तो हम इन सारी चीजों से वाकिफ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इन एग्जाम्पल को रखा है। बैंकिंग को छोड़ के अलग सेक्टर्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सिंपल से एग्जांपल कि मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया में एक ब्रांच है, मान लीजिए इंडियन इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक एग्जांपल के लिए। तो ये चाहती है कि मैं जाके श्रीलंका में यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलूँ। तो अब जबकि यहाँ पे दोनों देशों के बीच ये कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यहाँ पे जो बैंक है उसको वहाँ पे जो इंडियन बैंक है वहाँ पे श्रीलंका में जाके उसे जो वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है उसमें यहाँ पे श्रीलंका उसकी हेल्प करेगी। उसको अगर किसी बात के लिए लोन चाहिए, अगर रेमिटेंस फैसिलिटीज के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर ट्रेड सर्विस के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे श्रीलंका हमेशा उसकी मदद करेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंडियन बैंक है उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे और इंटरनेशनल बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होता है। अब देखेंगे बुक की डेफिनेशन। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज वन वे टू अकम्प्लिश अ ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। जो ग्लोबल इकोनॉमी को अगर बढ़ावा देना है हमें, तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये बहुत जरूरी होता है। इट ऑफर्स अ फ्रेमवर्क दैट एनकरेजेस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें अगर सभी लोग मिलके यहाँ पे काम करेंगे तो अपने आप क्या होगा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी अपनाएंगे हम लोग। किसी दूसरे देश की अगर हमें पसंद आती है तो हम उसे अपना सकते हैं, अगर हमारे लोगों को पसंद आती है तो हम उनको अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बता सकते हैं, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नाउ viewed as a strategy for promoting economic growth and ensuring economic security within a certain geographical region। तो इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपको आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन विद इन अ जियोग्राफिकल रीजन। एग्जाम के लिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा कि ये लाइन एज इट इज दे देंगे, ये लाइन यहाँ तक एज इट इज दे देंगे और फिर और बोलेंगे, यहाँ पे विद इन अ सर्टन नहीं बोलेंगे, ऑन एनी जियोग्राफिकल बोरी, ऑन एनी जियोग्राफिकल रीजन बोलेंगे, या ऑन एनी जियोग्राफिकल रीजन करके कुछ और दे देंगे ना, मतलब कि लाइन का मीनिंग बदल देंगे यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि ऐसे देश जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए ट्रेड रूल्स आसान बना देते हैं ताकि उनको वहाँ पे व्यापार करने में आसानी हो और उनके वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। Many regional organizations collaborate with their member countries to promote holistic development within their geographical region, है ना। holistic मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, पर्टिकुलर रीजनल है, इसलिए बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोलाबोरेट करते हैं, मिलके यहाँ पे काम करते हैं। एवरी कंट्री मेक्स एन एफर्ट टू एनकरेज। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट से अगर क्वेश्चन बनेंगे ना, तो ये जो पैराग्राफ मैंने शुरुआत से पढ़ा है उसमें से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आगे जो 14 यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, ग्रुप्स देखने वाले हैं, उनमें से उनका लॉन्ग फॉर्म, उनके काम क्या क्या होते हैं और उनके एक दो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो
कंट्री मेक्स एन एफर्ट टू एनकरेज रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हर कोई कंट्री चाहती है कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा जो है वो पॉजिटिव सेंस में बना रहे, तो इसके लिए काम जो है कोशिश करती रहती है। हाउएवर द कॉर्नरस्टोन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की क्या होती है कि आप रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से बना रहे हो, जो कॉमन रूल्स आप लोगों ने सेट कर रखे कि इन रूल के तहत हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो वो रूल्स क्या है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टू बिगिन विथ कोलाबोरेशन शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल गेन। तो कोलाबोरेशन अगर आपको करना है तो इक्विटी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक देश जो है वो डेवलप्ड देश है, एक जो है वो डेवलपिंग है, तो दोनों की रूल्स रेगुलेशंस दोनों की रिक्वायरमेंट जो है, दोनों की डेवलपमेंट ग्रोथ की स्टेज जो है वो अलग अलग होगी, तो यहाँ पे इक्विटी का सवाल ही नहीं आता है। तो अब को जब हम कोलैबोरेट करेंगे तब हमें ये भी देखना होगा कि क्या दोनों देशों को यहाँ पे सेम डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या इक्विटी है दोनों के बीच, क्या इक्वलिटी है, क्या दोनों के बीच म्यूचुअल गेन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक देश ही यहाँ पे फायदा उठा रहा है, दूसरे देश को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे कॉर्नर, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि जब हम कोलाबोरेशन करते हैं, जब हम कोई यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाते हैं, तो ये तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। रेड मार्क्स मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। These three elements must be considered in addition to socio-economic disparities and differences in development levels across nations, है ना। इन तीन चीजों को हमें ध्यान तो रखना है, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया ने यूएस के साथ यहाँ पे कोई कोऑपरेशन बना लिया, तो यूएस और इंडिया का डेवलपमेंट लेवल में तो बहुत ज्यादा फर्क है। उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमसे काफी ज्यादा है, और डेवलपमेंट लेवल भी तो हमसे काफी अच्छे है, ये हम सबको पता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कौन कौन सी है, और डेवलपमेंट लेवल्स उनकी कहाँ कहाँ तक है। इन स्पेसिफिक रीजन्स कोऑपरेशन ऑन ऑल इकोनॉमिक इश्यूज शुड बी कंसिडर ऑन डिलिबरेशन, कंसल्टेशन एंड कंसेंसस। तो यहाँ पे जब हम लोग कोऑपरेट करेंगे तो हमें ये बाकी चीजों का भी यहाँ पे ध्यान देना, जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनका भी यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मतलब कि क्या कि महंगाई कितनी है हर एक देश में, वहाँ के जीडीपी कितनी है, इन सारी चीजों का हमें, हम ये इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनका भी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी उन पर डिलिबरेट करना है, उनका कंसल्ट करना है। और कंसेंसस मतलब डिलिबरेशन मतलब क्या होता है कि आप लोगों को चर्चा चर्चा करनी है। कंसल्टेशन यानी वही होता है कि सजेशन देना है, आपको बात करनी है एक दूसरे के साथ। और कंसेंसस यानी कि सम्मति, है ना, दोनों की सम्मति यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आप लोग यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। इट शुड इंक्लूड all participating nations commitment to similar aims as well as equal respect for one another। यहाँ पे क्या होना है, जितने भी मेंबर कंट्रीज है जो यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे हैं, तो उनका एम सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा उनका जो मकसद है इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्थापित करने का, उनका मकसद सेम होना चाहिए, एज वेल एज वो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, मतलब कि एक ही लेवल के देश जो है वो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जब आप आके यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक के टाइप देख, मतलब कौन कौन से 14 देखोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से ग्रुप बनते हैं, कि हर एक ग्रुप के जो मकसद होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उस मकसद को पाने के लिए यहाँ पे उन ग्रुप को बनाया गया है। कोऑपरेशन शुड ऑल्सो बी फाउंडेड ऑन इकोनॉमिक ओपननेस एंड इंटरडिपेंडेंट मॉडल्स, है ना। और यहाँ पे ओपननेस भी होनी चाहिए और इंटरडिपेंडेंट मॉडल, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब मतलब ही वही ना, अगर कोई देश है जो जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में क्यों जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। इट शुड अदर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉर्मर गैट। ये क्या होता है, हमने बहुत बार देखा गैट सिस्टम, कि डब्ल्यूटीओ के पहले ये सिस्टम आया था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, आप लोग इसका लॉन्ग फॉर्म, मुझे भी एग्जैक्टली अभी याद नहीं रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि गैट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। इट शुड अदर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, मतलब कि अगर आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत यहाँ पे व्यापार करना है, तो आपको मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब आपको सभी देशों के साथ अपनी इकोनॉमी जो है वो ओपन रखनी पड़ेगी, मतलब कि दूसरे देशों को आपके साथ व्यापार करने की परमिशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। कोऑपरेशन शुड strive to complement and build on existing bilateral, एक सेकेंड, cooperation should strive to complement and build on existing bilateral and other kinds of agreements among the member countries, है। मतलब क्या कि कोऑपरेशन अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए मैंने अभी बोला कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो क्या है, ये किसी कोऑपरेशन के तहत यहाँ पे उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो इन दोनों की भी ऐसा नहीं है कि वो कोऑपरेशन के तहत ही यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, कोऑपरेशन होने के पहले भी, ग्रुप बनने के पहले भी वो यहाँ पे व्यापार कर रहे होंगे। तो
वो ये जो व्यापार करने होते पहले से, ये एग्जिस्टिंग बायलैटरल, बायलैटरल यानी कि दो दो तरफा है ना, बांग्लादेश और बांग्लादेश भी इंडिया को पैसे मतलब चीजें भेज रहा होगा, और इंडिया भी बांग्लादेश को यहाँ पे चीजें भेज रहा होगा। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, जो एग्जिस्टिंग इनके बीच यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, उनको भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा जब आप नए कोऑपरेशन के लिए, नए ग्रुप के लिए यहाँ पे रूल्स बना रहे हो। अब यहाँ पे आएंगे, ये है यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि कौन अलग अलग एग्जाम्पल है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, कौन कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या होता है, ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना रेड लाइन इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोग एग्जाम के लिए याद रखेंगे, और थोड़ा बहुत हो गए तो वहां पे मैं आपको बता दूंगी कि कौन से इम्पोर्टेंट है। द यूरोपियन यूनियन was established in 1993 following the signing of the Maastricht Treaty। अभी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या होता है ना, तो यूरोपियन यूनियन यूरोप का एक ग्रुप है जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग, कितने 27 कंट्रीज है यहाँ पे, तो उन्होंने एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी बना दी है। ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या होती है, तो जिसमें क्या होता है ना, ये ईयू की है ना, यूरोपियन यूनियन की एक ऑफिशियली क्रिएटेड किया था इसने। ये एक ट्रीटी है जिसे यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली यहाँ पे क्रिएट किया था, तो जिसके तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे अगर मैकमिलन की बुक आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे 28 मेंबर्स दिखेंगे, लेकिन जब आप अगर करंट डेटा यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 27। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज है, तो आप लिखेंगे 27। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द 27 नेशंस दैट वर्क टुगेदर एज ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। अगर आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज कुछ चल रहे हैं तो आप इसके आप जो यहाँ पे इन देशों ने ग्रुप बना रखी है ताकि इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। It was awarded the Nobel Peace Prize in 2012 for its contributions to the causes of peace, reconciliation, democracy and human rights in the Europe। तो यूरोप में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई टर्मोइल चल रही है, तो उसके लिए अगर शांति शांति का एटमोसफियर बने रहे, इसलिए यहाँ पे ये कोशिश करती है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, तो इसके लिए यहाँ उन्हें एक पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज 2012 में। फिर आता है आपका यूरोजोन। तो यूरोजोन ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइज्ड ऑफ 21 आउट ऑफ 28 ईयू मेंबर स्टेट हु द यूरो एज देयर सिंगल करेंसी एंड ओनली लीगल टेंडर। तो ये भी क्या है, जो यूनियन हमने देखा यहाँ पे कि जो 28 देश है, ये 28 नहीं एक्चुअली 27 होना चाहिए था, क्योंकि डेटा जो है वो, ठीक है, यहाँ पे 27 में से 21 देश जो है, यहाँ पे 28 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 27 होना चाहिए। तो 27 देश में से 21 देश जो है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूरोजोन, और उन सारे देशों ने डिसाइड कर दिया कि जो भी हम लोग ऑफिशियल करेंसी हमारे होगी, जैसे कि हमारी इंडिया की रुपीज है, हमारी इंडिया की रुपीज है ना, वैसे उनकी ऑफिशियल करेंसी क्या होगी, यूरो होगी, यूरो होगी, और यूरो में ही वो लोग व्यापार करेंगे। तो द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज द यूरोजोन सेंट्रल बैंक इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द हेडक्वार्टर्ड इन द फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो अब बोल रहे हैं कि यूरोजोन में जो देशों ने यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है, वो बोलेंगे कि हम जब भी व्यापार करेंगे हमारी ऑफिशियल करेंसी यूरो रहेगी, और यूरो इनका लीगल टेंडर रहेगा, और साथ ही साथ इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे यूरोजोन को, इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बता रही है कि मेनी कंट्रीज वन करेंसी। ओके, मेनी कंट्रीज वन करेंसी, अगर ये लाइन भी आप लोग याद रखेंगे तो आपको थोड़ी याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर आ जाता है आपका सार्क कोऑपरेशन। तो सार्क एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे, कि यूरोजोन में क्या होता है ना, कि यूरोजोन में जब आप लोग व्यापार करते हो, सारे देशों ने बता रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर हम लोग बस यूरो में यहाँ पे व्यापार करेंगे, तो इससे आसानी क्या बन जाती है ना, कि आपका जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि जब कोई अ, दो ऐसे देश जिनकी करेंसी अलग अलग होती है, वो जब व्यापार करते हैं तो उनको अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है। तो वो जब एक्सचेंज कराते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें पता है कि जो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, हर 4 सेकंड में यहाँ पे रेट चेंज होते रहते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन रेट से जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस में स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे क्या होता है ना कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में आपको बढ़ावा मिलता है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर जर्मनी, फ्रांस और इटली, स्पेन है, तो अगर इंडियन कंपनी वो क्या करती है, मान लीजिए जर्मनी देश है, स्पेन है, इटली है, अगर कोई इंडियन कंपनी है, वो जो इन तीनों देशों को यहाँ पे क्या करती है, चीजें, जो मशीन है, मशीनरी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। तो
अब जब वो इन तीनों देश को यहाँ पे मशीनरी बेचेगी तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर इनकी तीनों की अलग अलग करेंसी यहाँ पे होती है, तो इंडिया उनको यहाँ पे वो अपनी अपनी करेंसी में यहाँ पे पेमेंट करते, तो इंडिया को यहाँ पे एक्सचेंज रेट मतलब उन करेंसीज को एक्सचेंज करना पड़ता है किसी इंटरनेशनल करेंसी में। तो ये काम यहाँ पे आसान हो गया कि इंडिया के लिए भी और मान लीजिए किसी दूसरे देश के लिए भी, अगर ये दोस्त एक दूसरे के साथ भी व्यापार करते हैं तो उनको भी यहाँ पे अपनी करेंसी को एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इंडिया को सीधा जो पेमेंट है वो सीधा यूरो में मिल गया है ना, चाहे जितने भी यूरो हो, तो वो पेमेंट जो है वो अब सीधा यूरो में यहाँ पे मिल गया। अब इंडिया को यूरो क्या है, अब ये इंटरनेशनल करेंसी हो गई ना, अब इंडिया को उसे इंटरनेशनल किसी किसी हार्ड करेंसी में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये होता है इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, अभी सिंस क्या है ना, ये सारे देश जो यूरो यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज देयर म्हणजे उनकी ऑफिशियल करेंसी को, तो यहाँ पे हमें कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट जो है वो डायरेक्टली यूरो में हो जाने की। ठीक है, बैंक को भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कंटेक्स्ट में कि जो बैंक होते हैं वो जब एक्सचेंज हम कराने जाते हैं करेंसी को तो काफी ज्यादा चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे बचने वाला है। फिर आगे थर्ड नंबर पे आता है हमारा सार्क कोऑपरेशन। तो सार्क कोऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमारा इंडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। साउथ एशियन एसोसिएशन, लॉन्ग फॉर्म याद रखेंगे, लॉन्ग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग फॉर्म क्या है, उनके काम क्या है, मेंबर कंट्रीज ज्यादातर नहीं पूछेंगे, जितने कम है अगर मान लीजिए 4 5 6 है तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो 21 22 10 है वो नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, और आपको याद भी नहीं रख, अगर पूछते भी है तो भी आप लोग याद नहीं रखोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे और क्वेश्चन आएगा भी ना तो आधे मार्क्स के लिए या हार्डली 1 मार्क के लिए आएगा, तो इतने से मार्क्स के लिए इतना हम लोग याद नहीं करेंगे। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड नहीं करना है। The South Asian Association for Regional Cooperation is a regional trade group based in Kathmandu that was founded in 1985। तो ये जो ग्रुप है वो काठमांडू में इसका मतलब आप हेडक्वार्टर है बोल सकते हो। ठीक है, तो सार्क 8 मेंबर्स, इसमें 8 मेंबर है। कौन कौन से है, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया was established on January 1 2006 to encourage free trade among the member countries। तो इसमें 8 मेंबर से, टोटल सार्क में 8 मेंबर से, और ये काठमांडू में स्थापित है। और उसमें जो कौन कौन से देश है हमने देखा, उसके साथ साथ यहाँ पे बोल रखे हैं कि साप्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जो इन्हीं मेंबर्स कंट्री ने मिलकर यहाँ पे उसे 2006 में बनाया था, ताकि जो व्यापार है उसे और ज्यादा फ्रीली यहाँ पे बनाया जा सके। अब एक ट्रिक मैंने इसके लिए यहाँ पे बना रखी है कि किस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ये लाइन याद रखनी है बस, आई प्रेफर बिग स्वीट नूडल्स बिफोर माई एपेटाइजर। जिसकी वजह से क्या होना, आई से आता है इंडिया, पी से आता है पाकिस्तान, बी से आता है बांग्लादेश, स्वीट से श्रीलंका, नूडल से नेपाल, बिफोर से भूटान, माई से मालदीव्स, एपेटाइजर से अफगानिस्तान। तो इसकी एक फोटो निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा कि 8 मेंबर्स है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने देखा कि 1985 में हुई थी। ओके, इसका काम क्या है ना, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैंने बहुत बार ये बोल रखी हूँ आपको कि उसका काम वही होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर यानी कि सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। अब कैसे होगी, मान लीजिए हम लोग अगर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करें, अगर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है वो मान लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडिया है वो जो क्या करता है, मेडिसिन जो है वो नेपाल को, बांग्लादेश को यहाँ पे भेजता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ ये दोनों जो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑपरेशन के तहत मेंबर्स है, तो ट्रेड बैरियर्स कम होंगी, चीजें जल्दी और कम खर्चे में यहाँ पे क्या होगी ना, ट्रांसपोर्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है वो अपने आप यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए रास्ते क्लियर होंगे ना। आगे की बात क्या है कि जबकि वो एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उनके रास्ते यहाँ पे आसान होने वाले हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है उनको यहाँ पे कंसेशन मिलेगा कि जब भी हमारी इंडियन मेडिसिन किसी जहाज में भर के उनके देश में जाएगी तो वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होगी ना, जो क्वालिटी टेस्टिंग में भी यहाँ पे ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, हर एक पैकेट को यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपको कंसेशन मिल जाता है। तो इकोनॉमिक यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है वो ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर जॉब्स बढ़ेगी है ना, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। अब सोशल वेलफेयर कैसे बढ़ेगा ना, सोशल वेलफेयर कैसे बढ़ेगा कि मान लीजिए जो सार्क कंट्रीज है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मीटिंग रखी, वहां पे अपनी नॉलेज शेयर की। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डिसीज जैसे कि कोविड आया था है ना, कोविड आया था,
तो उसके साथ कैसे निपटना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स देंगी, यानी कुछ मतलब नॉलेज शेयर करेगी उसके रिगार्डिंग, जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों की क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिंपल सिंपल से एग्जांपल आपको दे रखे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे एक आइडिया लगे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के आखिर फायदा होता किससे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे जो ग्रुप है उनके ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, तो आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो आसानी से यहाँ पे याद रख पाएंगे। फिर आता है आपका एशियन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका लॉन्ग फॉर्म है, इज अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक बेस्ड इन जकार्टा इंडोनेशिया। तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्टा में, इंडोनेशिया में। इसमें अभी 10 मेंबर्स है। तो कौन कौन से है इंडोनेशिया, इसको याद रखने की जरूरत है, 10 नहीं पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि याद रखना है तो आप लोग रख सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्यूरुई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी ट्रिक आप लोगों को मैं दे दूं तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो इसकी भी ट्रिक मैं शेयर कर दूंगी। द 39th एशियन समिट वाज हेल्ड इन ब्रुनेई ड्यूरिंग द अक्टूबर 26-28। तो इसका पर्पज भी इसीलिए था कि जितने भी यहाँ पे देश अलग अलग मेंबर कंट्रीज है, तो उनमें ट्रेड व्यापार को बढ़ावा मिले, ट्रेड को बढ़ावा मिले, है ना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इस पर्पज से यहाँ पे इस ग्रुप को बनाया गया था। फिर चौथे नंबर पे आता है ओपेक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ अलग है। ठीक है, सॉरी। तो ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक ये सिस्टम क्या है ना, इसमें एक्चुअली बहुत जो मेंबर कंट्रीज है वो सारी ऐसी कंट्रीज है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, दिस इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज दैट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाइज देयर पेट्रोलियम पॉलिसीज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, जिसकी जो मेंबर कंट्रीज है कितनी है, 13 है। तो वो सारी की सारी यहाँ पे ऑयल एक्सपोर्ट करती है। डेवलपिंग कंट्रीज है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है, मिलाप खाती है और उनकी पेट्रोलियम पॉलिसी यहाँ पे बनाती है कि जो पेट्रोल हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी रेंज रेट कितने रखने हैं या कितना हमें एक्सपोर्ट करना है, इन सारी बातों का यहाँ पे डिस्कशन होता है, उसके लिए यहाँ पे पॉलिसीज बनती है। तो इट वॉज फाउंडेड इन बगदाद इराक। तो इसका फाउंडेड मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है कि फाउंडेड और हेडक्वार्टर। ठीक है, तो फाउंडेड मतलब कि जब शुरुआत में इसकी इसे खोजा था, जब शुरुआत में इसे खोजा था तो इराक में खोजा था, मतलब यहाँ पे बात हुई थी कि इसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाएंगे। विद द साइनिंग ऑफ एन अरेंजमेंट अग्रीमेंट इन सितंबर 1960 बाय 5 कंट्रीज नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इसे आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि बहुत कम डेटा है। तो मतलब कि किन देशों ने यहाँ पे जो आपका ओपेक है उसको यहाँ पे फाउंड किया था, तो वो कौन कौन से, आपका ईरान है, इराक है, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। दे वेर टू बिकम द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ओपेक सिस्टम है हमारा, ओपेक ग्रुप है हमारा, उसके ये फाउंडिंग मेंबर्स है। The OPEC members include Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela, Libya, the United Arab Emirates, Algeria, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Equatorial Guinea एंड कैंगो। ये देखिए नाम भी याद रखने में बहुत मुश्किल है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फाउंडिंग फाउंडिंग मेंबर्स है, उनको बस हम लोग याद रखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर वीडिया में है। और कतार टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑन, तो कतार जो है उसने 2019 में अपनी मेंबरशिप इससे हटा ली थी। तो देखिए अब इसके ये हो तो हो गया बुक की, ठीक है, हमने बुक में क्या दिया है वो सब पढ़ लिया। लेकिन अब सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि ओपेक का एक्चुअल में यहाँ पे क्यों उसे बनाया गया था। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये सारी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा ऑयल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, है ना। अगर उनके बीच पॉलिसी नहीं होती तो क्या दिक्कत आती थी कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी पॉलिसी ये जो ऑयल है यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा हमें पता है कि जो भी चीज अगर मार्केट में ज्यादा अवेलेबल हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइजेस है ऑयल के, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जो है या डीजल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पे उनकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा घट गई। तो मतलब कम हो गई। तो यहाँ पे क्या किया, फिर ओपेक मेंबर जो है वो सारे लोग यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग रखी, उन्होंने डिसाइड किया कि ऑयल का प्रोडक्शन हम लोग कम करेंगे,
जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई कम होगी, दाम कम होंगे और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ज्यादा पैसा यहाँ पे कमा पाएगी। ठीक है, ये पर्पज होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर कोई पॉलिसी बनानी है ऑयल एक्सपोर्ट को लेके, तो ये सारे देश यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करके उसे बनाते हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि ओपेक, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टिंग क्रूड, ये लाइन याद रखिए। इसका लॉन्ग फॉर्म भी आपको, लॉन्ग फॉर्म एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म क्या है आपका, लॉन्ग फॉर्म आपका है यहाँ पे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लेकिन याद कैसे रखेंगे, ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टिंग क्रूड। वैसे भी ऊपर का रखेंगे तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए फिर आगे कहा था आपका G7। तो G7 क्या है, मतलब ग्रुप ऑफ द 7 मेंबर कंट्रीज। इट इज ग्रुप ऑफ द 7 दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1975। तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूके एंड द यूएस कंप्राइज G7। तो G7 में ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज आती है, कि जो क्या करती है, इनका मेन गोल क्या होता है कि डिबेट करना एंड ओकेजनली एक्ट इन कंसर्ट टू हेल्प रिजॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस विद अ पर्टिकुलर एम्फासिस ऑन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इकोनॉमिक डिफिकल्टी आ जाती है तो उसे कैसे हैंडल करना है, उससे हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मॉनेटरी सिस्टम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करना है, इन सारी बातों के लिए यहाँ पे ये क्या डिस्कशन करते हैं और उसपे उसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे कि मान लीजिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी है जो बहुत ज्यादा स्लो हो गई, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया जैसे कि 2008 में आया था, तो उसकी जैसे यहाँ पे कुछ इकोनॉमी जो है बहुत स्लो हो गई। तो ये क्या करेंगे, ये जो सारे देश है वो यहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इस इकोनॉमिक कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, कैसे फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। तो इन सारी बातों के लिए यहाँ पे डिस्कशन होती है, पॉलिसीज बनती है। तो ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे जी7 को याद रखेंगे, कूल फ्रेंड्स गेट आइसक्रीम जस्ट अपस्टेयर्स। तो कूल यानी कनाडा, एफ यानी फ्रांस, जी यानी जर्मनी, आई यानी इटली, जे यानी जापान एंड अपस्टेयर्स में आपको दो देश याद रखने पड़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम एंड दी यूएसए। ना इतना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आगे का देखते हैं, हमारा G20। तो G20 में भी वही है, लेकिन क्या है ना, G20 में 20 मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। G7 में सब डेवलप्ड नेशंस थे, ठीक है। यहाँ पे G20 में डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग भी है। तो यहाँ पे वो भी वही काम करती है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कोई इश्यू होता है तो उसको जो इम्पैक्ट होता है उसे कम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ है नहीं। मेंबर्स देख लेते हैं एक बार। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये एक पुराना डेटा है, ठीक है। जीडीपी के बारे में वो बदलते रहते हैं, वो हम लोग नहीं देखेंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या इंडिया हमारा G20 का मेंबर है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, या नीचे आपको दे दिया जाएगा सार्क इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है वो मेंबर है। सार्क बोलेंगे, G20 बोलेंगे, G7 बोलेंगे, या चौथा और कोई दे देंगे जिसका इंडिया मेंबर है। तो इसमें से कौन से का नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के बारे में आप लोग याद रखिए कि इंडिया जिस जिस ग्रुप में यहाँ पे मिलता है उस ग्रुप को याद रखिए, बस बाकी को छोड़ दीजिए। जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये सारे देश है, तो इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लॉन्ग फॉर्म सभी के याद रखेंगे, और जो देश है वो सभी याद नहीं रखेंगे, वो हम इतना याद रखेंगे कि इंडिया जो है वो किसमें शामिल है। The Organization for Economic Cooperation and Development is an intergovernmental economic organization with roughly 36 member nations that was founded in 1961। तो OECD के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहिए तो ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, जो क्या करती है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 36 मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉमर्स, इट्स हेडक्वार्टर इज इन द पेरिस। ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक एडवांसमेंट यानी कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और साथ ही साथ आपका व्यापार भी यहाँ पे बढ़ सके, इसलिए यहाँ इसे बनाया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब इसके तहत कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए एक देश है, वो चाहती है चीजें इंपोर्ट करना, सॉरी इंपोर्ट नहीं, वो चाहती है कि ये किसके लिए बना है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चाहती है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो जाएगी यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जो इन्होंने पहले से सक्सेसफुली स्टडी यहाँ पे बना रखी है, जो बाकी कंट्रीज ने यहाँ पे पॉलिसीज बना रखी है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रखी है,
उनको यूज करके, उनके रिकमेंडेशन को यूज करके यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर देश है यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बनाएगी, जिससे क्या होगा कि उसकी पॉलिसी जो है वो 100% मतलब कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा, बाकी हमारे 4-5 ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं, वो हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिवीजन की जरूरत नहीं लगती ज्यादा, आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।